एक विषय के तौर पर विज्ञान कुछ लोगों को कठिन जरूर लग सकता है, लेकिन यह विज्ञान ही है जिसने हमारे जीवन को आसान बनाया है। यह विज्ञान ही है जिसने हमें मंगल तक की यात्रा करने का साहस दिया है। ये तकनीक ही है जिसने हमें पहली बार बताया है कि चांद दादा दादी और नाना नानी की कहानियों में ही नहीं होते, इसे तोड़कर लाया भी जा सकता है। किसी देश की तरक्की इस बात पर निर्भर करती है कि उस देश में विकास विज्ञान ने कितना किया है। 3 साल मोदी सरकार के पूरे होने जा रहे हैं। मोदी सरकार ने 3 सालों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कितना विकास किया है, हम इन सब विषयों पर बात करेंगे केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी से। डॉक्टर साहब, हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। पहला सवाल आपसे हम ये करना चाहेंगे कि आपने पिछले 3 सालों में पूरे देश के जो लैब्स हैं वहाँ आप गए, आपने देखा, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि साइंस लैब से बाहर नहीं आ पा रहा था। जो लोग हैं, लोगों की ज़रूरतें, साइंस, ये दोनों कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। क्या हुआ है इससे? देखिए, आपने ठीक ही कहा कि मुझे इस विभाग का कार्यभार 2014 में मिला था, नवंबर के महीने में। अभी लगभग 2.5 साल के करीब हो गया है और इस 2.5 साल में मैंने ये सुनिश्चित किया है कि मैं देश की हर साइंस की लैब के अंदर जाकर स्वयं देखूं कि क्या हो रहा है। हमने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा हमारा विषय होगा आने वाले समय में प्राथमिकताओं में, और हमने कहा था कि इंडिया इनोवेट्स एंड इंडिया लीड्स, ये हमारा एक प्रकार का विजन होगा। तो उसके तहत हमने ये सुनिश्चित किया है कि जो भी साइंस के अंदर काम हो, जो भी रिसर्च हो, जो भी वैज्ञानिक लेबॉर्ट्री की 4 दीवारी में काम करे, वो जनता के साथ ज़रूर कनेक्ट होना चाहिए, पीपल सेंट्रिक होना चाहिए, जनता की समस्याओं के समाधान उसमें होने चाहिए, उसका फोकस जनता के तकलीफ़ की ओर होना चाहिए, और इसके अंदर हमें भारी सफलता मिली है। आज 140 से ज़्यादा तो ऐसी टेक्नोलॉजीज़ पर खाली CSIR काम कर रहा है, बहुत सारी जनता तक भी पहुंच गई हैं जो सीधे सीधे जनता की समस्याओं का समाधान करने के साथ जुड़ी हुई हैं। आपने समस्याओं की बात की तो हम पहली शुरुआत करेंगे। देश की सबसे बड़ी समस्या ऊर्जा की है, इस लिहाज से भी कि सबसे ज़्यादा अभी ऊर्जा की ज़रूरतें हमारी कोल से पूरी हो रही हैं। वैकल्पिक जो स्रोत हैं उनको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन अभी वो उतना आगे नहीं बढ़ पा रहे। कई वजहें हैं, एक तो वो महंगा है, दूसरा ड्यूरेबिलिटी उसकी कम है, तो कुछ उसमें रिसर्च की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। विज्ञान इस क्षेत्र में क्या कर रहा है कि हम वैकल्पिक ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकें? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2022 तक 175 गीगावाट हमें क्लीन एनर्जी इस देश के अंदर उपलब्ध करनी है, और जो दूसरी कोल से जो हम ऊर्जा पैदा करते हैं उसको जो है रिप्लेस करना है। ग्लोबल वार्मिंग के हमारे पास चैलेंज हैं, क्लाइमेट चेंज के चैलेंज हैं, इन सब के संदर्भ में प्रधानमंत्री जी तो सारे दुनिया को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। ये मिशन इनोवेशन उन्हीं का जो है सारे दुनिया को दिया हुआ है, और क्लीन एनर्जी के लिए भारत जितना तेज़ी से अग्रसर है, शायद दुनिया में दूसरे देश भी इतनी तेज़ी से काम नहीं कर रहे। मैं केवल आपको इतना कहूँगा कि सोलर एनर्जी के संदर्भ में हमारा जो डिपार्टमेंट है इतना काम कर रहा है कि हमने बहुत सारी चीज़ें नई नई निकाली हैं। अभी सोलर ट्री हम लोगों ने निकाला है, 5 किलोवाट रोज़ बिजली पैदा करता है। हमने सूर्य ज्योति करके एक बल्ब विकसित किया है जो गरीब झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में जहाँ रेगुलर बिजली नहीं उपलब्ध हो सकती है, वहाँ सूर्य ज्योति के माध्यम से दिन और रात केवल सूर्य देवता की कृपा से जो है बिजली यानी रोशनी उपलब्ध होती है। अभी हमारे वैज्ञानिक लोग जो है एक सोलर ATM विकसित कर रहे हैं इस देश के लाखों गांवों के लिए, जहां शायद बिजली हर समय ना उपलब्ध होती हो, लेकिन सूर्य देवता की कृपा से ATM की सुविधा उनको वहां पर मिल सके। बहुत सारे ऐसे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें कि वेस्ट के माध्यम से जो है उनको हम वेल्थ में परिवर्तित कर रहे हैं, उससे एनर्जी का उत्पादन हो रहा है। तो इन सारे क्षेत्रों में अभी यानी समुद्र के अंदर भी गैस हाइड्रेट से कैसे एनर्जी निकालना, समुद्र की जो टाइडल वेव्स हैं उनसे कैसे एनर्जी निकालना, तो जो ऊर्जा के जो ऐसे साफ़ सुथरे जो स्रोत हैं इनके ऊपर बहुत व्यापक पैमाने पर हमारे इसमें डिपार्टमेंट में काम हो रहा है। विंड एनर्जी के बारे में भी, दूसरी चीज़ों के बारे में। अभी उसी का परिणाम यह है कि आप देखिए कि जो सूर्य ऊर्जा है, सौर ऊर्जा की कीमत तो अब शायद 2.5 रुपया आ गई है। कहाँ अभी थोड़े समय, इसी सरकार के समय में हम 18 रुपया उसकी कीमत सुना करते थे यूनिट की,
अब 2.5 रुपये तक आ गई है। तो ये तो एक बड़े आंदोलन के रूप में हम विकसित कर रहे हैं। क्लीन कोल टेक्नोलॉजीज़ पे हमारे यहाँ पर जो है रिसर्च हो रही है, कैसे हम ऊर्जा के जो क्लीन स्रोत हैं उनको व्यापक पैमाने पर आंदोलन बनाएं। इसके लिए हमारा जो विज्ञान है बहुत तेज़ी से अग्रसर है। इतने साल होने के बाद भी अभी साफ़ पीने का पानी एक बहुत बड़ी सवाल बना हुआ है। चिंता की भी बात है क्योंकि हम अभी साफ़ पीने का पानी नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं लोगों को। दूसरी चिंता ये है कि जिस तरह से नदियों का पानी प्रदूषित हो रहा है, अलग विभाग भी बनाए गए हैं, लेकिन बिना आपके विभाग की मदद के वो लक्ष्य भी पूरा नहीं हो पाएगा। इस दिशा में भी कोई काम हो रहा है? बहुत काम हो रहा है। आप समझिए कि क्लीन वाटर के लिए, पोर्टेबल वाटर के लिए कितने प्रकार के तो फिल्टर्स, मेम्ब्रेन्स हमारे डिपार्टमेंट ने विकसित किए हैं। अभी आपको सुनकर खुशी भी होगी, शायद विश्वास भी मुश्किल से हो कि चेन्नई में जब अभी फ्लड्स आए तो हमारे डिपार्टमेंट की मदद से जहाँ बिजली वगैरह सब गायब हो गई थी, लेकिन वहाँ पर इतने बड़े बड़े हम लोगों ने जो है सिस्टम्स डेवलप किए, ये फिल्टर्स, मेम्ब्रेन्स लगाई कि सारे लोगों को जो है पानी वहाँ पर उपलब्ध कराया। अभी डीसैलिनेशन के बड़े बड़े प्लांट्स हम लोगों ने जो है विकसित किए हैं, जिनके माध्यम से समुद्र के पानी को जो है कन्वर्ट किया जा सकता है पोर्टेबल वाटर के अंदर। अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रिसर्च हो रही है, सेंसर्स को जो है डाल देते हैं और उसके माध्यम से जो है सैटेलाइट के साथ जोड़कर कम्युनिकेशन कर कर पानी की जो क्वालिटी की टेस्टिंग और इन सब चीज़ों के ऊपर जो है बहुत सारे काम हो रहे हैं। हमारी लैब के अंदर ज़मीन के नीचे जो है एक्वीफर्स जो हैं, जहाँ जहाँ पानी के सोर्स हैं, उनको जो है सिर्फ ज़मीन से थोड़ा ऊपर जो है एक प्रकार से हेलीकॉप्टर जैसी व्यवस्था की मदद से उनकी स्क्रीनिंग करके, जैसे एक तरह का समझ लीजिए एक्सरे ही समझ लीजिए उसको, सीटी स्कैन ही समझ लीजिए कि ज़मीन के अंदर कहाँ कहाँ पानी के। तो अभी नई नई राजधानियाँ जो मान लीजिए विकसित हो रही हैं, तो पानी के स्रोत उनके ऊपर जो है हम कोई बिल्डिंगें ना बना दें, उनको जो है ख़राब ना कर दें। तो व्यापक पैमाने पर पानी के बारे में भी ये जो गंगा एक्शन प्लान जो है हमारा नमामि गंगे प्रोग्राम, उसमें हमारे साइंस के लोग जो है बहुत सारी जो है रिसर्च के माध्यम से हेल्प कर रहे हैं। अभी हमने दिल्ली के अंदर जो बारापूला नाला है, इसकी सफाई का एक प्रोजेक्ट जो है एक दूसरे देश के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया अभी थोड़े समय पहले, जहां बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करके बारापूला नाले को हम वहीं पे लैब लगा के नाले के पास ही और वहीं उसको जो है हम साफ़ करने की जो है और उसको पोर्टेबल वाटर में कन्वर्ट करने की या यूज़फुल वाटर में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को, तो पानी के संदर्भ में बहुत व्यापक हमारे साइंस में काम हो रहा है। इसके साथ ही हम पोल्यूशन की भी बात करेंगे, क्योंकि अब आपको एक बहुत बड़ा विभाग और मिल गया है, एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। एयर पोल्यूशन की बहुत बात होती है। हमने एनजीटी को देखा है, कई बार उसने सवाल भी उठाए हैं, कई बार तकरार भी होती है एनजीटी, सरकार और व्यवस्था के बीच में। इसमें कैसे सामंजस्य बनाएंगे? और एयर पोल्यूशन के विषय में कोई मास्टर प्लान बना है क्या? अभी सबसे पहली बात तो मैं कहूँ कि हमने साइंस के माध्यम से अभी 4 शहरों में, बम्बई के अंदर, पुणे के अंदर, दिल्ली में और अभी रिसेंटली अहमदाबाद के अंदर हमने सफ़र योजना एक जो है लॉन्च की है, जिसमें कि सारे शहर के अंदर हमने ऐसी जैसे कहते हैं कि साइंस की सहायता से जो है एयर क्वालिटी की टेस्टिंग करके उसके वेरियस पैरामीटर्स को जगह जगह पर लोगों को सूचित करना, ऐप के माध्यम से भी, वेबसाइट के माध्यम से भी, जो भी कम्युनिकेशन के टूल्स हैं, और साथ में सड़कों के ऊपर अलग अलग इलाकों के अंदर स्क्रीन के माध्यम से भी, फिर उस एयर क्वालिटी के हिसाब से गाइडेंस के भी मॉड्यूल्स। तो एक तरफ तो एयर क्वालिटी की टेस्टिंग के संदर्भ में जो हमारा साइंस कंट्रीब्यूट कर सकता है वो हम कर रहे हैं। बाकी जो एयर क्वालिटी जिस कारण से ख़राब है उसके लिए जो उसके कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं, उस पर अलग अलग विभाग भी अलग अलग तरीके से अपनी रणनीति बनाकर काम कर रहे हैं। रिसर्च की दृष्टि से जो जो कुछ आवश्यक है वो हम सब करते हैं। अब हम एनवायरनमेंट मंत्रालय के माध्यम से हम देश के अंदर जो जन जागरूकता का जो आंदोलन है उसको विकसित करने के अंदर भी बड़े पैमाने पे काम करेंगे। बहुत सी बातें हैं जो हम अभी करेंगे, लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है जो हम अगले चरण में करेंगे, मंत्री जी से जानने की कोशिश करेंगे कि इतना बड़ा मानव संसाधन है भारत के पास, लेकिन क्या वजह है कि भारत में वैज्ञानिकों की कमी है और भारत के वैज्ञानिक विदेशों में जा रहे हैं। सरकार इस बारे में क्या करे, इन सब तमाम विषयों पर बात करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। शालू मेरी बात माने ना, काकी लड्डू खाओ, नौकरी लगी मेरी। अरे वाह, नौकरी लग गई जी।
अरे काका भी काका लड्डू खाओ। अरे बेटा मुबारक हो। कहाँ लगी नौकरी? बैंक में काका। अरे भाई विक्की, तू तो बड़ा आदमी हो गया यार। भूल तो नहीं जाओगे हमें? अरे आपको कैसे भूलेंगे, लड्डू खाओ। बैंक नहीं, नौकरी तो रेलवे में लगनी चाहिए थी। क्यों भाई? इन्हें पटरी पे बैठना पसंद है ना। अरे कुछ भी कहता रहता है ये लड़का। अरे रुक, कहाँ बेटा अब टॉयलेट बनवा ही लो। जी। तरक्की की निशानी सिर्फ नौकरी नहीं है जानी। भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सब्सिडी पाएं और घर में शौचालय बनवाएं। कॉल करें 1969 पे। शौचालय की आदत पक्की, असली तरक्की। एक कदम स्वच्छता की ओर। झाड़ी के पीछे, पेड़ के नीचे, तालाब के आजू, पटरी के बाजू, करते हो तुम पेट हल्का, ना शौचालय ना है नल का, फैल गई गंदगी बीमारी चारों ओर। अरे इसीलिए बॉस शट द डोर। मतलब? दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। अरे खुले में जब शौच करोगे, खुल के रोग फैलाओगे, तो भाई बीमार पड़ोगे सब संग। तो क्या करें? दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। बात समझ में आई तो ही लाओ अपनी मुंडी। शौच करना है तो बंद करो भाई कुंडी। शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। एक गेम चेंजर क्रिएट करता है पाथ ब्रेकिंग माइलस्टोन्स। जीएसटी सुगम व्यापार को दे नए आयाम। एक गेम चेंजर को होना चाहिए फास्ट। जीएसटी एक सरल और बेहतर टैक्स सिस्टम। गेम चेंजर वो है जो बदले आपकी तरफ दुनिया का नजरिया। जीएसटी बनाए अर्थव्यवस्था को व्यापार के अनुकूल। जीएसटी एक गेम चेंजिंग पहल। जीएसटी एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। आलोक, अरे सोहन, यार मेरे घर में सभी लोग सोलर रूफटॉप सिस्टम के बारे में पूछ रहे हैं। क्यों तुम्हारे घर में सोलर रूफटॉप सिस्टम नहीं लगा? नहीं, हमारी बिल्डिंग में सोलर रूफटॉप सिस्टम लगे हैं, जिससे बिजली का बिल भी कम आता है और सरप्लस बिजली बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। वाह, मैं भी अपने घर के लोगों को बताऊंगा। अपने घरों सोसाइटी में सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाने के लिए भारत सरकार की आर्थिक सहायता का लाभ उठाएं। अपनी बिजली खुद बनाएं, सौर ऊर्जा अपनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, जैसा कि ब्रेक के पहले मैंने कहा था कि इतना बड़ा हमारा मानव संसाधन है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, लेकिन क्या वजह है कि हम या तो क्वालिटी वैज्ञानिक नहीं पैदा कर पा रहे हैं, और जो हमारे क्वालिटी वैज्ञानिक हैं वो विदेशों में चले जा रहे हैं। तो इस पर रोक लगाने के लिए कोई काम हो रहा है क्या? हम उसमें सफल हो पा रहे हैं? हमारे देश में बहुत ही उच्च कोटि के वैज्ञानिक हैं। पहले ज़माने में ये बातें होती थी कि एक ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लेकिन अभी मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ब्रेन ड्रेन जो है वो ब्रेन गेन में परिवर्तित हो गया है। पहली बात तो भारत में विज्ञान के क्षेत्र में इतना आकर्षक एटमॉस्फेयर और इतना आकर्षक इकोसिस्टम डेवलप हुआ है, और ख़ासकर यंग लोगों के लिए भी जो इनोवेशन इकोसिस्टम प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप मूवमेंट खड़ा किया, कि भारत के अंदर जो लोग साइंस में काम कर रहे हैं उनके लिए भी आकर्षण का केंद्र है वो सब व्यवस्था, और विदेशों में काम करने वाले लोगों के भी मन में ये भाव पैदा हो रहा है कि अब भारत वापस चलो, वहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट लेबॉर्ट्री भी है, अच्छा माहौल भी है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी है, अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो इनोवेशन के लिए सपोर्ट सिस्टम भी है, यानी सीड मनी से लेकर और टेक्नोलॉजी को जनता तक पहुंचाने तक भी जो है सरकार के पास इतनी पर्याप्त स्कीम्स हैं। तो अभी आप अगर 2-3 साल का ही अगर आंकड़ा विश्लेषण करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि 1000 से ज़्यादा वैज्ञानिक तो हमारे यहाँ वापस लौट चुके हैं, और ऐसी रामालिंगा स्वामी, रामानुजन करके फेलोशिप्स हैं इस तरह के वैज्ञानिकों के लिए। जो देश में वैज्ञानिक काम कर रहे हैं या वैज्ञानिक बनने वाले हैं उनके लिए स्कूल स्टूडेंट से लेकर और पोस्ट डॉक्टरेट होने तक इतनी इंस्पायर की इतनी प्रकार की फेलोशिप्स हैं। 3 लाख से ज़्यादा लोगों को हम लोग जो है फेलोशिप्स और जो है इनाम और ये सारे स्कॉलरशिप्स वगैरह देते हैं। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि अब नई वज्र करके एक योजना शुरू की है, बाहर के वैज्ञानिक आकर यहाँ पर हमारे यहाँ पढ़ाएंगे और यहाँ के वैज्ञानिक वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में जाकर एक्सचेंज करेंगे।
पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप्स, पढ़ाई करते समय फेलोशिप्स, सारे विज्ञान के अपनी लेबॉर्ट्रीज़ के अलावा IITs में, यूनिवर्सिटीज़ में वैज्ञानिकों को, उनके डिपार्टमेंट्स को सपोर्ट करना। तो विज्ञान को एज सच हमारी सरकार ने बहुत प्राथमिकता पर लिया है। एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए किस तरह से कोई काम हो पाया है या कुछ ऐसी अचीवमेंट है जो आप हमसे शेयर करना चाहें? हमारे साइंस के पूरे विभाग इस दिशा के अंदर पूरी तरह से फोकस्ड हैं। एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बताता हूँ कि हमारा केवल अर्थ साइंसेज मिनिस्ट्री जो है वो 21 मिलियन किसानों को आज एक टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देता है SMS से कि बारिश की क्या स्थिति रहेगी आज, कल, परसों या 5 दिन के अंदर, या कब बारिश पड़ेगी, कब नहीं पड़ेगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, हैवी होगी। उसके आधार पर जो किसान अपना खेती का प्लानिंग करता है, कब वो बुआई करे, या ज़्यादा बारिश होने वाली है तो अपने पानी को बचा ले, या ज़्यादा बारिश होने वाली तो अनाज को कहाँ स्टोर करे, कैसे करे। और इस केवल एक अकेली इस जानकारी से जो हम देश में 21 मिलियन किसानों को इस समय दे रहे हैं, भारत के GDP को 50,000 करोड़ का पॉजिटिव फ़ायदा होता है। अब सॉइल हेल्थ कार्ड बन रहा है। सॉइल हेल्थ कार्ड के अंदर जो है सॉइल की एनालिसिस होकर 14 दिन के अंदर उसका फैसला होता है। हमारे वैज्ञानिकों ने एक ऐसी इक्विपमेंट तैयार कर दी है कि आपका सेम डे जो है बहुत जल्दी उसके अंदर से रिज़ल्ट निकल सकता है। हमारे वैज्ञानिकों ने साइंस की मदद से जो है डिज़ीज़ रेजिस्टेंट, स्ट्रेस रेजिस्टेंट, ड्राउट रेजिस्टेंट ऐसी वैरायटीज़ जो है पौधों की निकाल दी हैं जीनोम, प्लांट जीनोमिक्स की मदद से। अब अश्वगंधा का पौधा कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में सैकड़ों हज़ारों उसमें हेक्टेयर्स में लगाया जा रहा है। वो सूखे की स्थिति में भी जो है वो फल फूल रहा है। कोई मिंट के बारे में, कोई जो जितना यानी कि ये एरोमा मिशन इतना बड़ा हमारा देश में हम विकसित कर रहे हैं, कोई आर्टेमिस के बारे में, कितनी तरह की जो है नई जो है वैरायटीज़ हैं जिनको कि हमने साइंस की रिसर्च से ये सुनिश्चित किया है कि किसानों की आमदनी भी बढ़े और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उनको जो है लाभ हो। जो कैटल हैं इनके लिए जॉन्स डिजीज़ है, उसके लिए वैक्सीन हमारे वैज्ञानिकों ने जो है CSIR की लैब के अंदर निकाल दी है। तो खाली यही नहीं, बायोटेक किसान करके योजना है। किसानों को किस किस प्रकार की जानकारी यानी सीड से लेकर और अंत तक जो है सब प्रकार की साइंस के साथ जोड़ने वाला है कार्यक्रम। ऐसी बहुत व्यापक पैमाने पर कार्यक्रम हो रहे हैं। अभी जो नॉर्थ ईस्ट में तो 10% हमारा बायोटेक्नोलॉजी का बजट जो है वो इसी काम पे खर्च होता है और उसमें बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के अलावा हम किसानों को और किसानों से जुड़े हुए विषयों के ऊपर जो है हम वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसको प्रोपेगेट करने के लिए काम करते हैं। सर, आए दिन हम लोग भी रिपोर्ट करते रहते हैं, जो भी साइंस कवर करते हैं रिपोर्ट करते रहते हैं। एक से एक आविष्कार ऐसे होते हैं जो कि लोगों को चौंकाते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जो आविष्कार किए हैं लेकिन वो बहुत पढ़े लिखे नहीं होते। स्टार्टअप का प्रोग्राम है, ये स्टार्टअप कैसे उन लोगों को मदद कर पाएगा और ये डिपार्टमेंट कितना उसमें काम कर पाएगा? देखिए, हमारा डिपार्टमेंट तो सबसे ज़्यादा उसमें काम करता है। मुझे ये आपको कहते हुए बड़ी खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने जो एक नारा दिया स्टार्टअप इंडिया का या स्टैंड अप इंडिया का, उन्होंने लाल किले से बोला था जो है, और उसके अंतर्गत हमारे डिपार्टमेंट ने तो पिछले 3 साल में इतने लोगों को सपोर्ट किया है कि शायद 30 साल में जितने लोगों को सपोर्ट नहीं किया गया होगा उससे ज़्यादा तो हमारी 3 साल की प्रोग्रेस है। और अगले 3-4 साल में आप देखेंगे और हम दुगना इससे करने वाले हैं। हज़ारों स्टार्टअप्स को हमने सपोर्ट किया है। स्टार्टअप्स के साथ साथ जो इनक्यूबेटर्स हम बना रहे हैं, जिसे कहते हैं कि जिसके अंदर कई लोग आके मदद करते हैं। पहले खाली IT बेस्ड इनक्यूबेटर होते थे, अब सब प्रकार की जो दूसरे जो क्षेत्र हैं उनसे जुड़े हुए जो है इनक्यूबेटर्स, कोई बायोटेक का इनक्यूबेटर है, कोई दूसरा जो है क्षेत्र का इनक्यूबेटर्स है। ये इनक्यूबेटर्स हैं, टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं। फिर इनक्यूबेटर्स के बाद जो है उसको आगे जो है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए और कैसे विकसित करना है, उससे आगे एक स्टेप जाने के लिए इंडस्ट्री तक कैसे पहुँचना है। तो सीड मनी से यानी दिमाग में भारत में किसी भी नौजवान के अगर कोई एक अच्छा आइडिया आ जाए और उस आइडिया की मदद से उस आइडिया को वो एक एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर प्रोग्राम में विकसित करके कन्वर्ट करना चाहता है, टेक्नोलॉजी पैदा करना चाहता है, उस टेक्नोलॉजी से देश की समाज की सेवा करना चाहता है, तो भारत सरकार और भारत सरकार में विशेषकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय उसके पीछे पूरी ताकत के साथ, रॉक सॉलिड जिसे बोलते हैं, ऐसे
उसके पीछे खड़ा है। तो लगातार हमारा बायरेक है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी का एक संस्थान है जो ऑटोनॉमस है, उसने इतने सारे जो है यंग लोगों को, स्टार्टअप्स को समर्थन दिया है, और कितने कितने नए बायोटेक के, बायोमेडिकल डिवाइसेस और कितने तरह के प्रोजेक्ट्स जो है इसके अंदर विकसित हुए हैं। आप हमारी वेबसाइट पे देखिए, आप हमारी 3 साल के अचीवमेंट्स में देखिए, तो इतनी लंबी आपको लिस्ट उसके अंदर दिखाई देगी। और यंग लोगों ने उनको दिमाग में लाया है। और ये खाली पढ़े लिखे लोगों के लिए अकेले नहीं है, जो फॉर्मली भी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, उन लोगों के लिए भी हम अपनी नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन अहमदाबाद के माध्यम से उनको बहुत बड़ा प्रोत्साहन देते हैं। किसी देश का जो कल्चर है वो तब माना जाता है कि वो डेवलप होगा जब साइंस जो है कल्चर के साथ जुड़ जाता है। एक हम लोगों ने कवर करने के दौरान देखा है कुछ ऐसा इनिशिएटिव लिया है डिजिटल इंडिया के मकसद से, आप क्या कर रहे हैं उसमें? देखिए, बहुत बड़ा मूवमेंट है। बहुत हमने अपने डिपार्टमेंट का IIT की मदद से एक साइबर फिज़िकल सिस्टम्स के लिए इस तरह का एक ये एक्टिविटी है कि जितने हमारे दर्शनीय स्थल हैं, अभी हैम्पी का हमने पूरा का पूरा, यानी डिजिटल ऐसे मॉडल्स हम विकसित कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है अपने घर में बैठ के डिजिटली जो है उस स्थान का पूरा दौरा कर सकता है। वो पूरा उसको वही फीलिंग होगी, वही कंसेप्ट होगा। और ये हैम्पी का पूरा हो चुका है। अभी बनारस के घाट का, ताजमहल का, दूसरे जगहों का हम लोग उसको डेवलप कर रहे हैं। कल्चर मिनिस्ट्री को भी इसके अंदर रोप इन कर रहे हैं। और इसके लिए हमने एक IIT के साथ जुड़े हुए स्टार्टअप को भी जो है हमने समर्थन दिया है। सर, आपके डिपार्टमेंट ने इतना काम किया है कि आधे घंटे में सवालों को समेट पाना मुश्किल है। चलते चलते एक सवाल छोटा सा करेंगे। साइबर सिक्योरिटी की बहुत बात हो रही है। अभी जो साइबर थ्रेट की बात हुई थी, एक लोगों के लिए चिंता का सबब बना। हमारे वैज्ञानिक कितने तैयार हैं और उसके लिए क्या एडवांस कोई तैयारी हो पा रही? देखिए, हम पूरी तरह से तैयार हैं। नंबर 1 तो जो जितने ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं, हम खाली ये नॉर्मल साइंस नहीं कर रहे हैं, हम हाई एंड साइंस भी कर रहे हैं। उसमें सुपर कंप्यूटिंग मिशन है, ग्रेविटेशनल वेव्स के लिए लीगो की लेबॉर्ट्री है, बड़ा नेशनल मॉनसून मिशन है, 30 मीटर का दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। दुनिया के 80 से ज़्यादा देशों से हमारा लेटेस्ट जो है साइंटिफिक कोलैबोरेशन है। अब जैसे साइबर सिक्योरिटी की आपने बात की, तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में हम इजराइल के साथ मिलकर जो है काम कर रहे हैं। सेमी कंडक्टर्स के बारे में, एडवांस्ड मटीरियल्स के बारे में हम साउथ कोरिया के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम जापान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ऐसे जर्मनी के साथ, UK के साथ, अमेरिका के साथ, कनाडा के साथ, चाइना के साथ, यानी हमारे लगभग दुनिया के सभी बड़े विकसित देशों के साथ। और उसमें भी जो हम काम कर रहे हैं, उसमें जो उनके जो मान लीजिए कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस के क्षेत्र हैं और हमारी जो ज़रूरत है, उसमें हम उस तरह के कोलैबोरेशंस कर रहे हैं कि जिसमें कि हमें ज़्यादा लाभ हो। डीप ओशन की स्टडीज़ में हम लेटेस्ट रिसर्च कर रहे हैं। हम अर्थक्वेक के ऑब्जर्वेशंस के, प्रेडिक्शंस के मामले में लेटेस्ट रिसर्च कर रहे हैं, जो दुनिया में अर्थक्वेक के बारे में रिसर्च नहीं होती। 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर ज़मीन में, रॉकी ज़मीन के अंदर घुसकर अंदर जगह जगह पर सेंसर्स लगाकर अर्थक्वेक की ऑब्जर्वेशंस हम कर रहे हैं। शिलोंग में हम एटमॉस्फेयर, मैग्नेटोस्फेयर, आयनोस्फेयर में प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर के चेंजेस से अर्थक्वेक के संभावित होने की जो ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं। दिल्ली मेट्रो को जो है हम आज हमारी साइंस की CSIR की लेबॉर्ट्री के माध्यम से हमने इक्विपमेंट प्रोवाइड किया है कि अर्थक्वेक आने से थोड़ा पहले जो है उनको जो है जानकारी हम दे सकें, ताकि वो अपने सिस्टम को तुरंत जो है इमरजेंसी रोक सकें, कोई मेजर नुकसान ना हो। तो ऐसी हर तरह की जो रिसर्च है मेडिसिन के अंदर जो है, आप CSIR का मुझे अभी ख्याल आया, तो अभी पहले हार्ट अटैक होता था लोगों को, तो विदेशों से दवाई आती थी और उसको ब्लॉक को दूर करने के लिए इतनी महंगी होती थी। हमारे स्ट्रेप्टोकाइनेज बना दिया हमारी चंडीगढ़ की लैब ने। डायबिटीज़ जैसी बीमारी जो इतनी बड़ी प्रेवलेंट है, BGR34 की गोली बना दी है। वो 100 करोड़ का मार्केट उसका कुछ ही दिनों के अंदर हो गया है। रूबेला, ये रोटा वायरस की वैक्सीन हमने उपलब्ध करा दी है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में। छोटे छोटे बच्चे डायरिया के शिकार हो जाते थे। मलेरिया की, डेंगू की वैक्सीन के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो शायद कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। तो दूध की 70% भारत में मिलावट होती है। शीर स्कैनर हमारे लेबॉर्ट्री में बन गया, जहाँ 5-10 पैसे के खर्चे पे 40 सेकंड के अंदर हम 8-10-15 इम्प्योरिटीज़ जो है उनको जो है निकाल के बता सकते हैं। अब हैंड हेल्ड शीर स्कैनर बन रहा है। विजुअली हैंडीकैप्ड आदमी के लिए हमने दिव्य नयन करके एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है, जो कि विजुअली हैंडीकैप्ड आदमी जो ब्लाइंड है
वो अगर उसको एक अखबार पे चला दे तो वो पूरा अखबार को उसमें पढ़ लेगा इंस्ट्रूमेंट, और उसके बाद वो पूरे अखबार को बोलेगा। यानी ऐसी खोज की है, और सब कुछ जनता से जोड़कर किया जा रहा है अभी, और 140 और टेक्नोलॉजीज़ पे ऐसी काम हो रहा है जो अगले साल 6 महीने 2 साल में आप देखेंगे कि वो एकदम जनता के पास आ जाएंगे। सर, इतनी बड़ी आविष्कार की बात हुई, डिस्कवरी की बात हुई, बहुत बड़े काम किए गए हैं। फिर आपसे वही सवाल पूछूंगा, बार बार आपसे पूछा जाता है, मौसम की सटीक जानकारी मिलनी कुछ शुरू हुई है हम लोगों को, एकदम से सटीक जानकारी मिलनी कब तक शुरू होगी, और क्या इसमें और कुछ एडवांसमेंट आएगा? मौसम की जानकारी कुछ नहीं, अब बिल्कुल सटीक हमारा विभाग दे रहा है। 3 साल की अगर आप देखें, आप कंपेयर करके देख लीजिए, आज दुनिया के अंदर हमारा मौसम विभाग जो है किसी से कम नहीं है। हम बहुत सारे दुनिया के देशों से बेहतर हो गए हैं, खाली मौसम की जानकारियां देने के मामले में नहीं, सुनामी की वार्निंग्स को देने के मामले में भी, साइक्लोन के बारे में भी। आप देखिए 99 में उड़ीसा के अंदर जब आया था साइक्लोन, हज़ारों की तादाद में, दसियों हज़ार लोगों की मृत्यु हो गई थी दुर्भाग्य से। अभी बीच में फैलिन आया है, हुड आया है, और दूसरे जो आए हैं अपना एक और आया अभी रिसेंटली जो है साइक्लोन। इन सब के अंदर जो है शायद उंगलियों पे गिने अगर जो कैजुअल्टी 3 दिन पहले हम लोगों ने जो है उनको जो है सारी की सारी जानकारियां दे दी। और अभी तो जितने ओशन के आसपास जितने रिम पे जो देश हैं, इन सबको हम हेल्प करते हैं, और हमारी कोई फॉल्स वार्निंग नहीं होती। जापान में हो सकता है फॉल्स वार्निंग हो जाती है, भारत में हम फॉल्स वार्निंग नहीं देते। इन कुछ सालों में सुधार आया है, क्योंकि कुछ सुधार नहीं है साहब, इतने आप कंजूसी से क्यों कह रहे हैं? बहुत सुधार आया है। मोदी जी के आने के बाद हमने 3 साल में बहुत परिवर्तन किया है। और चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही विज्ञान तरक्की करता रहे, क्योंकि अगर विज्ञान तरक्की करेगा तो हम तरक्की करेंगे, और अगर हम तरक्की करेंगे तो हमारा देश तरक्की करेगा। निश्चित तौर पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो बातें बताई हैं, साइंस को कवर करने के दौरान मैंने खुद इसको अनुभव किया है कि विज्ञान के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा काम हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस विज्ञान को, प्रौद्योगिकी को लैब से बाहर निकाला गया है, लोगों तक पहुंचाया गया है, ये हकीकत है। निश्चित तौर पर हम बधाई देंगे डॉक्टर हर्षवर्धन को, और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले 2 साल भी और बेहतर हों, और लोगों को और अच्छी रिसर्च मिले, आविष्कार मिले। बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन से बात करने के लिए। हमारे इस खास शो में बस इतना ही। आप देखते रहिए DD न्यूज़।